नमस्कार, मैं शिव नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वह है शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। परीक्षा में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखित परीक्षा में भी और बहुविकल्पीय परीक्षाओं में भी। इसके पहले के व्याख्यान में मैंने शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना यानी कि भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग तथा हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि पर बात की है। आज की इस कक्षा में शुक्ल युग की हिंदी आलोचना पर बात होगी। शुक्ल युग में और भी जो आलोचक हैं उनके विषय में भी, और शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बात तो होगी ही होगी। तो शुक्ल युग में दरअसल हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप से विकास यहीं पर दिखाई देता है, शुक्ल युग में ही। और दरअसल रामचंद्र शुक्ल ने कई प्रकार से परिष्कृत करने का कार्य किया हिंदी आलोचना को। बहुत सारे जो तत्व स्थूल थे उनमें एक सूक्ष्मता लाने का कार्य इन्होंने किया। जैसे कि इसके पूर्व सिर्फ गुण और दोष देखे जाते थे, तुलना की जाती थी। जैसे कि पदम सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचना लिखी, या फिर इसी प्रकार से भगवान दीन ने और कृष्ण बिहारी मिश्र ने, वो तुलनात्मक आलोचना की भी उन्होंने बहुत महत्ता नहीं दी। इसी प्रकार से सिर्फ निर्णयात्मक आलोचना भी बहुत होती थी उस समय में। निर्णयात्मक यानी निर्णय दे देना कि अमुक कवि बहुत बेहतर है और अमुक कवि बेहतर नहीं है। तो इस तरह की आलोचना पद्धति से ऊपर उठकर अलग प्रकार से आलोचना पद्धति, और वो क्या थी? वो थी विश्लेषण परक आलोचना। तो अगर लिखित परीक्षा में हम लिख रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल युगीन आलोचना की प्रमुख विशेषता क्या हुई? विश्लेषणात्मकता, एनालिसिस करना। कोई रचना है उसका एनालिसिस करना कि पात्र ऐसा क्यों है, किन परिस्थितियों के चलते ये कथन कहा गया है। अगर गोदान में होरी धर्म को मानने वाला है, जाति व्यवस्था को मानने वाला है, उसी का पुत्र गोबर या गोवर्धन जो है वो जाति व्यवस्था को नहीं मानता है, वो धर्म को नहीं मानता है, वो सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उनको नहीं मानता है। ऐसा क्यों है? एक पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति मान रहा है, नई पीढ़ी का व्यक्ति नहीं मान रहा है। उस पूरी श्रृंखला पर विश्लेषण करते हुए आलोचना करना। सिर्फ ये नहीं कह देना कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसकी विवेचना करना, यही विश्लेषणात्मक आलोचना है, यही विश्लेषणात्मक पद्धति है जो शुक्ल युग की विशेषता है। इसके अलावा विवेचन यानी इंटरप्रिटेशन। कोई बात न्यायाधीश की तरह नहीं कह देना, बल्कि जज की से परे होकर वकील की तरह उसकी एक एक बातों को खोजना, ऐसा क्यों है। इसी प्रकार से निगमन यानी होता है इंडक्शन, यानी कहीं पर धीरे धीरे तथ्यों के आधार पर पहुंचना, न कि सीधे जजमेंट कर देना। ये सारी बातें विश्लेषण, विवेचन और निगमन, तीन बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शुक्ल युग की विशेषताओं के मूल हैं, तीन स्तंभ हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्ल युग में देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने संस्कृत के जो काव्यशास्त्र थे उनको तो पढ़ा ही। वो संस्कृत के जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे, जैसे कि रस, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य, ध्वनि, इन पर भी बात की। और इसके परे हटकर उन्होंने पश्चिमी काव्य पद्धतियों से भी चीज़ों को जोड़ा। जैसे बिंब शिल्प में बिंब को विशेष रूप से उन्होंने महत्व दिया है। और कोई रचना जब पढ़ते समय आपके दिमाग में एक लगातार बिंब बनता चलता है, वो कविता बेहतर होती है, उस कविता की पहुंच बेहतर होती है, वह कविता हृदय में स्थायी रह जाती है। ये सब बातें भी शुक्ल जी ने ही कही है। शुक्ल युग की विशेषता के अंतर्गत ही आती है बिंबात्मकता। तो बिंबात्मकता भी शुक्ल युगीन बिंबात्मकता शुक्ल युग की ही विशेषताओं में से एक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो विवेचन, विश्लेषण, निगमन, बिंबात्मकता, ये बातें हैं यहाँ पर। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे शुक्ल युग में जो उन्होंने विशेषतः उस ओर आकर्षित किया ध्यान। वो एक चीज़ उन्होंने माना कि मुक्तक कविताएं उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं जितनी कि
प्रबंध कविताएं होती हैं। अब ये एक नई सी बात थी, उन्होंने मुक्तक और प्रबंध के बीच एक भेद बता दिया और कहा मुक्तक कम श्रेष्ठ होते हैं। मुक्तक यानी दोहों में लिखना, ऐसी रचनाएं जो स्वतंत्र होती हैं, एक पंक्ति अगली पंक्ति से स्वतंत्र होती है। जैसे मान लीजिए कबीरदास का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अब अगली पंक्ति हो सकता है कि उन्होंने लिखी हो कि माटी का एक नाग बना के लूगे पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जो घर में निकले ले लाठी धमकाया। तो दोनों कविताएं अलग अलग हैं, दोनों कविताओं की विषय वस्तु भी अलग है, दोनों कविताओं में कोई कथात्मक संबंध नहीं है, दोनों कविताओं में दोनों पंक्तियों में कोई कथात्मक तारतम्यता नहीं है। इसे कहते हैं मुक्तक। और वहीं जो प्रबंध होता है, प्रबंधात्मकता होती है, उसका मतलब होता है कि जब एक पंक्ति का संबंध दूसरी पंक्ति से होता है। जैसे तुलसीदास ने बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं, जैसे मान लीजिए तुलसीदास ने कोई एक कांड की शुरुआत किया है, अगर सुंदर कांड में कुछ लिख रहे हैं या अयोध्या कांड में लिख रहे हैं, उत्तर कांड में कुछ लिख रहे हैं, बरु उपजस सहतो जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, या फिर अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। एक पंक्ति का अगली पंक्ति से संबंध है, ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति का अगली पंक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसे कहेंगे प्रबंधात्मकता, यानी लगातार एक औपन्यासिक क्रम बना रहता है, एक उपन्यास की तरह चीज़ें चलती रहती हैं, उसे कहते हैं प्रबंधात्मकता। और जब मुक्तक होकर बातें लिखी जाती हैं, एक पंक्ति का अगली पंक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, उसे कहते हैं मुक्तक शैली। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुक्तक काव्य कम श्रेष्ठ होते हैं और प्रबंध काव्य अधिक श्रेष्ठ होते हैं। मुक्तक काव्य की उन्होंने आलोचना की है, प्रबंध काव्य को बढ़ावा दिया है। तो ये भी एक विशेषता के अंतर्गत हो गया। दरअसल रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल युग में, विशेष रूप से अगर हम रामचंद्र शुक्ल की ही बात करें, तो शुक्ल जी ने कई सारी बातें कही हैं। जैसे कि शुक्ल जी ने कि एक निबंध है शुक्ल जी का, कविता क्या है, उसमें उन्होंने ढेर सारी बातें कही हैं और उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य शास्त्र है वो टिका हुआ है। कविता क्या है, एक तो उनका यह निबंध है, एक अन्य उनका निबंध है काव्य में रहस्यवाद। दो निबंधों को पढ़ लेना चाहिए अगर इस विषय में उनकी बातें समझनी हो तो। काव्य में रहस्यवाद, तो ये दो निबंधों के माध्यम से हम जो आज बातें करेंगे, बहुत कुछ बातें इन्हीं पर टिकी होंगी। जैसे अभी हमने बिंबात्मकता की बात किया है, तो बिंबात्मकता के विषय में ही उन्होंने लिखा है कि कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। अब ये बात जो उन्होंने कही है कि बिंबात्मकता, अभी जो मैंने उनकी रामचंद्र शुक्ल की विशेषताओं के अंतर्गत बताया, कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता है, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। इसका मतलब ये है कि कविता में सिर्फ भाव ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जो आप कह रहे हैं उसका मन में एक चित्र बनना चाहिए, तभी कविता श्रेष्ठ बनती है। इसको उदाहरण से अगर समझाएं तो इसके दो कविताएं अगर हम लें, जैसे एक कविता अगर हम ले लें, मान लीजिए कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कविता पढ़ते समय कोई बिंब मन में नहीं बन रहा है, कविता है ये भी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, सिर्फ कविता है, इसमें कोई बिंब नहीं बन रहा। वहीं एक अन्य कविता देखिए, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूत पियत भई यह अबहू है छोटी। तो मैया कबहि बढ़ेगी छोटी, या फिर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इन दोनों कविताओं में बिंब बन रहा है और रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ऐसी कविताएं श्रेष्ठ हैं और ऐसी कविताएं श्रेष्ठ नहीं हैं। तो ये है बिंबात्मकता, जो कि रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा रही है। इसमें इस युग की जो समीक्षा है उसमें और किस किस तरह की शैली का इस्तेमाल किया गया है अगर बात किया जाए तो देखिए, इसमें प्रमुख जो चीज़ें निकल कर आती हैं, नैतिकता, इस पर विशेष जोर दिया गया है। नैतिक तरीके से प्रेम भी हो तो उसमें भी नैतिकता बनी हो, जो साहित्य लिखा जा रहा है बहुत उच्च श्रृंखल न हो, बहुत स्वच्छंद न हो, एक तरह से बंधा हुआ हो, एक किसी दायरे में बंधा हुआ हो, इस पर जोर दिया गया है। और दूसरी चीज़ है शास्त्रीयता,
यानी जो मानदंड हैं, जो साहित्य में चीज़ों को बताया गया है, रसात्मक कविता में रसात्मकता होनी चाहिए और स्वच्छंदता की मात्रा बहुत सीमित होनी चाहिए। तो एक शास्त्र सम्मत चीज़ें होनी चाहिए, बहुत शास्त्र से परे, शास्त्र रूढ़ियों से या परंपराओं से कटा नहीं होना चाहिए। परंपरा, साहित्य जो शास्त्रीय परंपरा है उससे संलग्न होना चाहिए साहित्य को। एक तो चीज़ ये। कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, रचनाकार ने यहाँ पर कवि को भी महत्व दिया है, सिर्फ रचना नहीं, कवि जो लिख रहा है क्या वो खुद वैसा है या नहीं। कविता लिखना और कवि का निजी जीवन, तो कवि के निजी जीवन पर भी झांकना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता की ही बात करना, कवि की भी बात करना। जैसे टी.एस. इलियट बाद में होते हैं, उन्हें कविता से मतलब है, कवि से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि कवि क्या करता है जीवन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस विषय पर कविता लिखता है सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस युग के कवियों का ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया है, शास्त्रीयता पर जोर दिया है और कवि के निजी जीवन पर भी जोर दिया है। कवि का निजी जीवन कैसा है इस पर भी वो जोर देते हैं। तुलना और निर्णय, इस विषय पर भी जो एक तुलना, जो पुरानी पद्धति थी उस पर तो उन्होंने थोड़ा हटाया, लेकिन नए सिरे से तुलनात्मक आलोचना को भी एक नए सिरे से इन्होंने समीक्षा किया है। और निर्णय किस आधार पर दिए जाएंगे, कौन सा कवि श्रेष्ठ है, कौन सा कवि श्रेष्ठ नहीं है, उसकी कुछ पद्धतियां बनाई हैं। सिर्फ अनायास तरीके से निर्णय नहीं देना। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने निर्णय किस तरह से दिया है कि जो कवि बिंबात्मक कविताएं लिखेगा वो बेहतर कवि होगा, जो कवि प्रबंध कविताएं लिखेगा वो कवि बेहतर होगा। तो कुछ शास्त्र सम्मत चीज़ें बताई, कुछ उन्होंने दायरे बनाए कि कौन कवि बेहतर होगा और कौन कवि बेहतर नहीं होगा। जो कवि भाव प्रेरित वक्रता का प्रयोग करेगा वो कवि बेहतर होगा। भाव प्रेरित वक्रता और बुद्धि प्रेरित वक्रता, दो प्रकार की वक्रताओं का जिक्र किया है शुक्ल जी ने। तो भाव प्रेरित वक्रता और बुद्धि प्रेरित वक्रता, इस तरह से इन्होंने कुछ नियम बनाए और उनके आधार पर माना कि इस तरह की कविताएं श्रेष्ठ होंगी, इस तरह की कविताएं श्रेष्ठ नहीं होंगी, और उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा कि कौन सी कविता श्रेष्ठ है। देश काल की समीक्षा, इससे क्या तात्पर्य है? देश काल की समीक्षा से तात्पर्य है कि उस समय क्या चल रहा था और वो जो लिखा गया है क्या उस समय वो प्रासंगिक है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1936 का दौर है, 1936 के दौर में देश आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे दौर में भक्ति की रचनाएं लिखना, विशुद्ध भक्ति की रचनाएं लिखना, रामचरितमानस जैसी कविताएं लिखना, क्या वो प्रासंगिक है? उस समय तो देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था, फिर आप भक्ति क्यों कर रहे थे? तो देश काल के अनुसार साहित्य जो लिखा जाएगा वही साहित्य श्रेष्ठ होगा। अगर देश आंदोलन कर रहा है आज़ादी के लिए तो कवि का भी कर्तव्य है कि वो आज़ादी की कविताएं लिखे, और कम से कम सीधे सीधे नहीं तो प्रकारांतर से सही। जैसे राम की शक्ति पूजा नाम की एक रचना लिखा है निराला ने, राम की शक्ति पूजा, और इसका समय है 1936 ईस्वी, 1936 में ही लिखा है। तो बाहरी तौर पर देखने में तो लगता है कि ये कोई पूजा पाठ की कविता होगी, रामचरितमानस जैसी या फिर अन्य जो भक्ति कविताएं होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल यहाँ पर राम भगवान के माध्यम से निराला जी ने देश की आज़ादी के लिए जूझ रहे स्वतंत्रता आंदोलन कर्मियों के लिए ही बात कही है। और जब देश आज़ाद होने के लिए संघर्षरत था, बहुत से ऐसे सूत्र वहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे हयमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खोरहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। तो ऐसे में जब देश आज़ाद नहीं है, चारों तरफ अंधकार फैला है, उससे जोड़कर भी लिखा है। तो कुल मिलाकर के साहित्य वो है जो अपने देश काल से जुड़ा रहे। शुक्ल जी या शुक्ल युग के आलोचकों का मानना है कि जो साहित्य अपने देश काल से नहीं जुड़ा होता है उस साहित्य का कोई विशेष मतलब रह नहीं जाता है। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने, जैसे शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने दरअसल कुछ निबंधों के माध्यम से, जो मैंने बताया कि इन्होंने कुछ बातें कही हैं, उसके विषय में अगर शुक्ल जी के निजी जीवन के बारे में कुछ बात किया जाए
तो पहले तो ये कि इस काल के प्रमुख आलोचकों में और कौन कौन आते हैं। इस काल की प्रवृत्तियों की पर तो हमने बात कर लिया कि क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस काल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत सुरुचि और नैतिकता, शास्त्रीयता, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, तुलना और निर्णय, देश काल की समीक्षा, ये 3-5 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं इस काल के प्रमुख आलोचकों के बारे में। इस काल में कौन कौन से आलोचक शामिल हैं उनके बारे में। तो इस काल के आलोचकों में अगर हम बात करें तो कुछ नाम आएंगे रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त भी, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल तो हैं ही, शुक्ल युगीन आलोचना है तो गुलाब राय एक नाम आता है, बाबू गुलाब राय के नाम से जाता है इनका नाम। श्याम सुंदर दास जो कि रामचंद्र शुक्ल से पूर्व थे और इनके गुरु भी कहलाते हैं वो। तो श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल तो हैं ही, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो कि शुक्ल जी के शिष्य थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और राम कुमार वर्मा। तो ये 7-8 लोगों के नाम आप याद कर सकते हैं। ये सब शुक्ल युग के आलोचक हैं, शुक्ल युगीन आलोचक। तो शुक्ल युगीन आलोचक और उनके नाम। इसके अलावा हम रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की एक जो निबंध महत्वपूर्ण है, कविता क्या है सरस्वती में 1908 में जो छपा था, बहुत बड़ा निबंध है, लगभग 24-25 पेज का है। एक निबंध उनका काव्य में रहस्यवाद नाम का भी है। एक उनका निबंध है साहित्य नाम का जो सरस्वती में 1914 में छपा था। तो इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने अपने साहित्यिक मान्यताओं को प्रतिष्ठित किया है। और चिंतामणि नामक एक उनकी किताब है जो 2 भागों में, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। तो इस किताब में भी बहुत सारी बातें हैं जो उनकी साहित्यिक मान्यताओं का ही प्रतिबिंबन करती हैं। तो उन्होंने एक अपनी जो किताब है कविता क्या है उसमें एक बात कही है जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लोक हृदय में हृदय की लीन होने का दशा का नाम रस दशा है। तो साहित्य क्या है, रस क्या है, साहित्य में रस क्या होता है, इसको उन्होंने किस तरह से प्रतिष्ठित किया है कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम क्या है। यानी जो समाज है, लोक हृदय मतलब समाज, तो समाज में मनुष्य के निजी जो हृदय है, मनुष्य के भाव हैं, तो सामाजिक भाव में मनुष्य के भाव का विलय हो जाने ही रस दशा है, यानी साहित्य की दशा है। तो जब मनुष्य का निजी मन साहित्यिक सामाजिक मन में संलयन हो जाता है तभी वही साहित्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा को पुनः प्रतिष्ठित किया। साधारणीकरण मतलब होता है साहित्य में जो कहा जा रहा है उस अनुभूति को, कवि की अनुभूति को पाठक उसी रूप में या कम से कम उसी रूप में समझने का प्रयास करे। यानी या तो पूरी तरह से जो कवि लिखते समय जिस मनोभाव में था, पाठक पढ़ते समय उसी मनोभाव में पहुंच जाए, उसी को कहते हैं साधारणीकरण। तो साधारणीकरण की अवधारणा भी शुक्ल युग की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। रसवादी, नीतिवादी, लोक मंगलवादी होने के कारण शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के काव्य सौष्ठव का उद्घाटन किया है। शुक्ल जी रसवादी थे, ये बिल्कुल निसंदेह बात है। और नीतिवादी यानी कि नीति पर या एक तरह से कहिए कि शास्त्रीयता पर चलने वाले व्यक्ति थे। लोक मंगलवाद, लोक मंगल यानी जिससे सामाजिक कल्याण हो, साहित्य ऐसा लिखो कि साहित्यिक कुछ सामाजिक कल्याण भी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कुछ साहित्य में लोक मंगल भी हो, बिना लोक मंगल के साहित्य का कोई अर्थ है नहीं। इस तरह की बातें भी हमें रामचंद्र शुक्ल के यहाँ मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त कबीर दास को बहुत महत्व उन्होंने नहीं दिया है। कबीर के विषय में उन्होंने लिखा है कि कबीर संत थे, समाज सुधारक थे, ठोक पीट कर कवि भी हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कबीर के बारे में लिखा है। तो कबीर को उन्होंने बहुत महत्व दिया नहीं है। रीतिकाल और छायावाद को भी उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया है। रीतिकाल को उन्होंने बहुत अच्छा कालखंड नहीं कहा है और छायावाद को बहुत महत्व नहीं दिया, यही जरूर शुक्ल जी की सीमा है। क्योंकि रीतिकाल का उतना महत्व तो बहुत सारे आलोचकों ने नहीं दिया है, किंतु छायावाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे शुक्ल जी पहचान नहीं पाए थे। बाद में नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और अन्य नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने उसे प्रतिष्ठित किया। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ तो कह दिया, लेकिन मुक्तक काव्य को थोड़ा न्याय नहीं दे पाए। कई बार रचनाएं मुक्तक ही होती हैं, लेकिन उनका भी महत्व उतना ही होता है। ऐसा भी कई बार, जैसे बिहारी की सतसई जो है, बिहारी ने 719 दोहे उसमें लिखे हैं, लेकिन उसी के कारण बिहारी आज भी
नाम उनका महत्वपूर्ण है और आज भी हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवियों में अपना नाम रखते हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब हम अगर बात करें कि शुक्ल जी ने की एक और सीमा क्या है, शुक्ल जी की एक और लिमिटेशन क्या है, तो शुक्ल जी ने दरअसल गद्य के विषय में लिखा है कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो उन्होंने, चूंकि खुद वो निबंध लिखते थे, तो उन्होंने निबंध को बहुत महत्व दिया, लेकिन उन्होंने कविता या निबंध गद्य की अन्य शैलियों को उतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गद्य जो होता है यह लेखकों की कसौटी है, कौन सा लेखक कितना अच्छा है इसकी पहचान गद्य से होती है, कि वो गद्य लिख पाता है कि नहीं, कविता से नहीं होती। अगर कोई कविता लिखता है तो बड़ा रचनाकार नहीं है, लेकिन अगर वो गद्य लिखता है तो बड़ा रचनाकार है। ऐसी बात शुक्ल जी ने कही, जो एक अटपटी बात है, उचित नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव होता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि निबंध, जो गद्य में भी निबंध लिखे वो सबसे बेहतर है, यानी जो रचनाकार गद्य लिखेगा वो महान है और गद्य में भी जो निबंध लिखेगा वो और महान है। तो इस तरह से कुल मिलाकर, चूंकि वो खुद निबंध लिखते थे तो उन्होंने निबंध को बहुत महत्व दिया है। ये उनकी एक तरह से सीमा है, लिमिटेशन से। शुक्ल जी ने कुछ किताबें लिखी हैं जो उनकी आलोचनात्मक किताबें कहला सकती हैं, जैसे कि जायसी ग्रंथावली। जो जायसी की जो पद्मावत है उसमें वो चीज़ है, उसमें पद्मावत के बारे में है, लेकिन उसकी जो भूमिका है वो शुक्ल जी की निजी लेखन की बातें बताती है कि शुक्ल जी कैसी आलोचना करते थे। इसी प्रकार भ्रमर गीत सार, इसमें भ्रमर गीत है, लेकिन भ्रमर जो इसमें भूमिका है वो शुक्ल जी ने स्वयं लिखी है। और गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी ऐसा ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की जो किताब 1929 ईस्वी में लिखी गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है जो हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी के पास होती है और हर व्यक्ति इसे पढ़ता है। और हिंदी साहित्य की जो इतिहास की पहली बार सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। शुक्ल युग के ही कुछ अन्य आलोचकों के अगर नाम की बात किया जाए तो उनमें एक प्रमुख नाम हमें ऐड करना होगा, वो होगा श्याम सुंदर दास जी का। तो श्याम सुंदर दास महत्वपूर्ण है शुक्ल युग के ये भी, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण किताब लिखी थी साहित्यालोचन नाम से, जो एमए के विद्यार्थियों के लिए दरअसल लिखी गई थी। क्योंकि उस समय जब इन्होंने लिखा था इसे, एकदम शुरू में दूसरी शताब्दी, जो 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आसपास, उस समय एमए के विद्यार्थियों या जो एकेडमिक किताबें होती थी, ऐसी किताबों की बहुत भारी कमी थी। ऐसे दौर में साहित्यालोचन जैसी किताब लिखना अति महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। और उन्होंने कवियों की प्रामाणिक जीवनी अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत की है। उन्होंने कवियों की जीवनी पर भी कार्य काफ़ी कुछ किया है, और साथ साथ उन्होंने रस और अलंकार के साथ उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि कई विधाओं पर भी कार्य किया है। एक चीज़ ये भी है कि उन्होंने रस अलंकार की ही बातें नहीं की, गद्य के क्षेत्र में भी ढेर सारा काम किया है श्याम सुंदर दास जी ने। और उन्होंने रूपक रहस्य नामक एक नाटक की रचना भी की है, रूपक रहस्य, जो महत्वपूर्ण बात है, रूपक रहस्य। कबीर ग्रंथावली की भूमिका एक उनकी किताब है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी व्यावहारिक आलोचना है। तो इन्होंने ये 3 किताबें भी लिखी, कबीर ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक किताब श्याम सुंदर दास जी ने भी लिखी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से भी एक इन्होंने किताब लिखी है। और इनके जो कार्य महत्वपूर्ण हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि इन्होंने शोध, प्राचीन पुस्तकों पर काफ़ी कुछ शोध कार्य किया है, ये इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इसी प्रकार इन्होंने हिंदी आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का, हिंदी आलोचना जो थी वो एक स्वयं एक विधा है। जैसे पहले हिंदी आलोचना को कोई विधा नहीं समझा जाता था, जैसे आज कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये तो विधाएं थी साहित्य की, लेकिन आलोचना भी कोई साहित्य की विधा है। इस पर संशय था कि किसी रचना के बारे में गुण दोषों की बातें करना, ये क्या कोई किताब लिखना, ये भी कोई साहित्य है क्या? ऐसे पहले प्रश्न चिन्ह था इस विषय पर। इन्होंने उस प्रश्न चिन्ह को दूर किया और उसे साहित्यिक विधा के रूप में आलोचना को प्रतिष्ठित करने वाले प्रमुख विद्वानों में से एक हैं बाबू गुलाब राय। और हिंदी में पढ़ने पढ़ाने पर, अध्यापन करने पर, शोध करने पर भी इन्होंने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त 2 लोगों की हमने बात कर लिया है शुक्ल युग के आलोचकों में, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी की। तीसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं अब गुलाब राय जी की।
तो बाबू गुलाब राय, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था साहित्य संदेश। ये महत्वपूर्ण बात है, यह आलोचनात्मक एक पत्रिका थी। और इसके अतिरिक्त इन्होंने सिद्धांत और अध्ययन नामक एक किताब लिखी थी, और काव्य के रूप इस नाम से भी एक किताब लिखी थी। ये इनके महत्वपूर्ण किताबें थी। इसके अतिरिक्त छायावाद पर भी इन्होंने विशेष रूप से काम किया है। गुलाब राय जी का काम छायावाद को, दर्शन को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी ने छायावाद को ज़्यादा महत्व दिया नहीं था, तो गुलाब राय जी ने उस दिशा में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद इस शीर्षक से एक किताब लिखी, जिसका काफ़ी महत्व मिला उस किताब को। और इसके अतिरिक्त जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत इस शीर्षक से जो इन्होंने एक किताब लिखी थी, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, इस किताब को भी काफ़ी मान्यता मिली। 1942 में एक किताब लिखी गई थी। इसके बाद जो आलोचक आते हैं उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के शिष्य हैं, और इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का अतीत एक किताब है इनकी, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में तो कितनी ही बार पूछा गया है। बिहारी की वाग विभूति, ये भी किताब महत्वपूर्ण है इनकी। वांग्मय विमर्श नाम की एक किताब महत्वपूर्ण है। हिंदी का सामयिक साहित्य, ये इनकी अति महत्वपूर्ण किताब है, हिंदी का सामयिक साहित्य। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा काम किया गया इस दौर में, खास करके इन 4-5 लोगों के अलावा जो छायावाद के कवि थे, क्योंकि छायावाद पर काफ़ी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की थी रामचंद्र शुक्ल ने, तो छायावाद के कवि स्वयं आलोचना के क्षेत्र में भी उतर आए। चारों जो कवि हैं, 4 महत्वपूर्ण कवि हैं, वो भी इस काल में ही शामिल हैं, जैसे कि सुमित्रानंदन पंत जो हैं, और जयशंकर प्रसाद। ये सारे लोग इस काल में अपनी खुद की आलोचना लिखने लगते हैं। निराला भी, महादेवी वर्मा भी, क्योंकि जब इन्होंने जो लिखा था उसकी आलोचना की गई तो इन्हें खुद समझाना पड़ा कि हम क्या लिखे थे। क्योंकि अगर आप जो लिख रहे हैं और अगर उसे लोग महत्व नहीं देंगे, तो जो लिखने वाला है उसे खुद ही समझाना पड़ेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। और अगर ऐसा वो नहीं समझाएंगे तो उनके महत्व ही नहीं दिया जाएगा, उनकी बातों को तो खारिज ही कर दिया जाएगा। इसी के चलते इन्होंने इस बातों को समझाने के लिए ही अपनी आलोचना स्वयं लिखी। और इस तरह से देखा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसी में शामिल हो जाएंगे आगे चल के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी ने 1926-27 के आसपास जो पल्लव नाम की उनकी एक काव्य संग्रह आता है, वीणा आती है, इनकी भूमिका में जो उन्होंने बताया कि मैंने क्या लिखा है। पल्लव को तो घोषणा पत्र भी, छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, कि जो छायावाद में बातें कही गई हैं उसको पल्लव में विशेष रूप से समझाया गया है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने 1936 ईस्वी में हंस, जो कि प्रेमचंद निकालते थे, उसके अनेक स्तंभों में काव्य की आलोचना विषयक निबंध में बाद में उसे काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से सम्मिलित किया गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, महत्वपूर्ण है ये जयशंकर प्रसाद के निबंधों का संकलन है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि हम छायावाद में क्या लिख रहे थे, उसका क्या महत्व है। और इसके अतिरिक्त फिर आगे दरअसल प्रसाद ने छायावाद की आलोचना से संबंधित 3 काम किए। छायावाद को उन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा का विकसित रूप माना है। जो भारतीय चिंतन परंपरा है उसी का विकास छायावाद को माना है। छायावाद को मात्र शैली चमत्कार न मान करके उसका संबंध अनुभूति चमत्कार से जोड़ा है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि छायावाद मात्र शिल्पवादी आंदोलन है, शैलीगत चमत्कार है। इन्होंने कहा नहीं, उसका संबंध आंतरिक मन की अनुभूतियों से भी है। छायावाद कविता के सौंदर्य में निहित शिवत्व की दर्शन किया। शिवत्व यानी सबके लोक मंगल की जो बात है उसको भी उन्होंने उजागर किया। यह काम जयशंकर प्रसाद ने 3 बातें लिखी थी, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, अपने शीर्षक निबंध संग्रह में। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत और पल्लव नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पंत और उनकी रचना पल्लव के बारे में बताया है। इसी प्रकार से परिमल की भूमिका, इस किताब के माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारी बातों पर काम किया है। अपनी उन्हीं की किताब परिमल है, उसी की भूमिका में उन्होंने निराला जी ने मुक्त छंद के बारे में बताया है कि मुक्त छंद क्या है, मुक्त छंद का आज के दौर में क्या महत्व है। और उन्होंने एक बात कही इसी किताब में कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है
और कविता की मुक्ति है छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछी गई है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि मनुष्यों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है और कविता की मुक्ति है छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना। परिमल की भूमिका में 1930 ईस्वी में निराला जी ने ये बात कही थी और उसमें उन्होंने उसके माध्यम से दरअसल मुक्त छंद की बात कही थी, क्योंकि अभी तक कविताएं छंद में निबद्ध होती थी। पहली बार इन्होंने कविताओं को मुक्त किया, अलग तरीके से कविताएं लिखी, जैसे जूही की कली, जैसे एक कविता उनकी है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, या फिर वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो ये एकदम मुक्त छंद की कविताएं हैं जिसमें कोई तुकबंदी नहीं की गई है। तो इन सब के बारे में डिटेल्स उन्होंने अपने इस किताब परिमल की भूमिका में बताया है। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने भी अपनी बातें स्पष्ट की हैं, जैसे कि सांध्य गीत, उनमें उन्होंने 1936 ईस्वी में इसकी भूमिका में बहुत कुछ छायावाद और रहस्यवाद के बारे में बताया है। और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये एक किताब है महादेवी वर्मा जी की, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छायावाद के जो कवि हैं, चारों कवि, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इसके अतिरिक्त अन्य जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय और बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल, ये सारे के सारे लोग शुक्ल युगीन आलोचना के दौर में आते हैं। तो ये बातें थी आज की शुक्ल युगीन आलोचना तथा शुक्ल युगीन अन्य कवियों के बारे में।